अस्सलाम वालेकुम मनाल। मनाल वी जस्ट स्टार्टेड रेडियो एक्टिविटी। तो एक ही हमने यहाँ पे अभी तक चीज़ पढ़ी है, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। और रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो क्या करता है, वो अल्फ़ा बीटा और जो गैमा रेडिएशन होती है ना वो एमिट करता है। तो अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आ जाता है। अब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है थोड़ी सी समझने वाली बात है, तो इसको समझ लेना। इसमें हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट था, उसने जो एटम था ना, एटम को उसने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो छोटे छोटे आपके पास आ रहे हैं ना, ये गोल्ड के एटम्स आ रहे हैं। अब गोल्ड के एटम्स उसने इस तरह प्लेस कर दिए, और जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल थी वो उसने यहाँ पे शूट कर दी इन एटम्स के क्रॉस। अब उसने यहाँ पे नोटिस किया था कि जब भी आप ये जो आपका क्या कहते हैं, जब भी जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो आप डायरेक्टली किसी एटम के सेंटर पे हिट करते हो ना, यहाँ पे देखो ये वाली जो बीम आ रही है ये सेंटर पे हिट कर रही है। तो फिर क्या होगा, आपके पास जैसे ही आपके पास सेंटर पे वो हिट करेगा ना, तो वो उसी डायरेक्शन में वापस रीबाउंड कर जाएगा। ये उसने नोटिस किया था, और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो बीम आ रही है वो बीम आप सेंटर की बजाय थोड़ी सी साइडवेज से भेज दो, तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन करके वो पेनिट्रेट कर जाएगी उस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो वो पास करिए, यहाँ पे भी पास करिए, लेकिन जैसे ही आपने एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द एटम में आपने जो बीम है वो सेंड की, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आपके पास वो जो भी ऑब्जेक्ट था वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, और जो आपका ऑब्जेक्ट था वो वापस डिफ्लेक्ट कर गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से शो क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे आपके पास जो एटम होता है ना, एटम आपके पास बहुत स्मॉल सा एक एटम होता है। और ये जो स्मॉल सा आपके पास एटम है, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो सारा जो मैस होता है ना, वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है, वो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे लाई कर रहा होता है। तो जो सारा का सारा पार्ट होता है ना किसी भी एटम का, वो एम्प्टी होता है, सिर्फ उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, दैट्स वेयर द मोस्ट ऑफ इट्स मैस लाई। लेट्स से आप सपोज आपके पास ना ये वाला एक एटम है, और ये उसका यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट है। अब कोई भी अगर आप बीम यहाँ पे सेंड करते हो, तो ये बीम आपने यहाँ पे सेंड की, वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चलेगी, पेनिट्रेट करेगी। फिर ये वाली बीम आपने भेजी, वो इस तरह पेनिट्रेट होके चलेगी यहाँ, बल्कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगी यहाँ पे, इस तरह करके वो पेनिट्रेट होगी। लेकिन जैसे ही आपने बीम सेंटर में भेजी, वो आगे पेनिट्रेट नहीं हुई, वो यहाँ पे आके स्टॉप होगी। तो इस स्टॉपिंग का क्या मतलब है कि जो आपके पास ये जो न्यूक्लियस है ये सारा एम्प्टी न्यूक्लियस है, क्योंकि ये वाला जो सारा न्यूक्लियस का पार्ट है ये एम्प्टी है, इसलिए जो आपकी ये रेज ऑफ लाइट होती है ये पास कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन जो आपका सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे क्योंकि आपका मैस लाई कर रहा होता है, तो जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट सेंटर पे हिट करती है, तो वो आगे से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, आगे से एटम के अंदर से गुजर ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे आपका मैस लग रहा होता है, वहाँ से रेज जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं होती, वहाँ पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो ये बस इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था कि जो आपका एटम होता है वो मोस्टली एम्प्टी होता है, और जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो उसका फील्ड होता है, बाकी सारा जो पार्ट होता है उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। तो ये चीज़ सबको समझ आ गई, ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। तो यहाँ पे आपके पास ये एक पॉइंट था, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ओनली द सेंटर ऑफ एटम इज फिल्ड। तो ये यहाँ पे आपके पास एक वो पॉइंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये ऑब्जर्वेशंस कुछ ही थी, और ये ऑब्जर्वेशंस एग्जामिनर अक्सर पूछ भी लेता है, तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। और हाँ, एक और यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो आपका न्यूक्लियस है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये हमें किस तरह पता लग रहा है ये मैं बताता हूँ। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये क्यों पता लगा है, जो आपके पास बेसिकली अल्फा बीम्स होती है ना, अल्फा बीम्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आपके पास ये जो न्यूक्लियस है एटम का, इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी वजह से वो क्या हो जाती है, रिपेल हो जाती है। तो ये जो बेसिकली आपके पास रेज आ रही हैं, क्या हो रही हैं, ये रिपेल हो रही हैं। ये जैसे ही एटम के अंदर जाती हैं वो दूर चली जाती है, डिफ्लेक्ट होकर डिफरेंट साइड पे चली जाती है। तो ये रिपल्जन हो रही है यहाँ पे, और रिपल्जन हमें क्या शो करवाती है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्फा रेस तो हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो रिपेल होकर किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। तो ये बस इसका यहाँ पे मतलब होता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज होती ना तो वो रिपेल करती ना, वो बस क्या करती, वो जो आपकी रेज आ रही थी वो एटम के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती, वो एटम से बाहर जाती ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो एटम के पास पास करती हैं वो एकदम से एटम से दूर चली जाती हैं, और
डिफ्लेक्ट होकर दूर जाती, तो इस वजह से हमें पता लग रहा है कि जो न्यूक्लियस है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रही है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने प्रॉब्ली आज मैं केमिस्ट्री नहीं लूँगा, केमिस्ट्री की जगह 2 फिज़िक्स के लेक्चर्स ले लूँगा। तो मतलब जो नेक्स्ट आपका फिज़िक्स का लेक्चर होगा ना वो नहीं होगा, वहाँ पे डबल केमिस्ट्री हो जाएगी। तो इस तरह आज मैंने करना है। लेट मी जस्ट चेक अप ऑन सफ़ान बिकॉज ही इज़ मिसिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम सफ़ान, लेट हो गए थे? सफ़ान थम्स अप नहीं भेजना, रीज़न बतानी है। लेट क्यों हो गए थे आज? मैं सफ़ान, लेट हो गए थे सर मुझे गया बताओ। हुआ था, अभी अभी घर आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना आप लोगों को बस पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो एक एटम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंप्राइज हो रही होती हैं। आपको पता ही है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, बस बल्कि आइसोटॉप्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो आइसोटॉप्स भी हमें देखने पड़ेंगे। लेकिन चलो आइसोटॉप्स अभी मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा, बेसिक मैं चीज़ें अभी नहीं करवा रहा। अभी हम एक जो टेबल है ना इसका अल्फ़ा गैमा रेडिएशन का, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके साथ रिलेट करके मैं बता देता हूँ। अल्फ़ा गैमा बीटा टेबल। अच्छा, ये वाला एक टेबल है यहाँ पे, ये वाला जो जितना भी टेबल मैं यहाँ पे प्रिंट करने लगा हूँ ना अभी, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। वेट अ सेकंड। अच्छा, ये है आपके पास यहाँ पे, ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। ये आपको ना जो टेबल है यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपके पास सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स आ जाते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो सिंबल होता है ना वो कुछ इस तरह करके होता है आपके पास। ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल का सिंबल होता है और ये बेसिकली हीलियम की तरह होता है। जो आपका हीलियम एटम होता है ना वो बेसिकली आपका अल्फ़ा पार्टिकल होता है। और इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लॉन नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं और जो प्रोटॉन नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, सबको आई होप ये पता है कि जो भी आपके पास लेट से एटम है, ये अगर आपके पास एटम एक्स है तो ऊपर अगर आपके पास बड़ा नंबर 50 आ रहा है और नीचे 20 आ रहा है, तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और जो बिगर नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अब अगर प्रोटॉन नंबर पता है, आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पता है, तो इसमें से आप न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हो। और आपको पता है कि जो प्रोटॉन नंबर होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल टू होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ये सबको आता है, ये पता है, किसी को यहाँ पे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है? सफ़ान, सारा, मनाल, आदि, ठीक है। हादी क्लियर है ना? हेलो हादी, हादी यहीं पर हो? सर यहीं पे ही हूँ, मेरा फोन लैगी है, वो थम्स अच्छा, अप ही नहीं भेज रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा के बाद हमारे पास आ जाता है बीटा आ जाता है। बीटा में आपके पास बीटा पॉजिटिव होता है और बीटा नेगेटिव होता है।
और जो गैमा होता है, गैमा में आपके पास वाई का जो सिंबल होता है ना, वो बेसिकली ये गैमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं मैस इसका कितना है। मैस बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल होगा, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। और यहाँ पे इसका जो होता है टेबल, इसका 1/, नेग्लिजिबल ही होता है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, 1/1980 होता है। इसको आप 1/2000 लिख सकते हो, या आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा, ये होता है 1/1980 होता है। तो 1/1980, 1/2000 इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और गैमा रेस का जो मैस होता है वो 0 होता है। इसका जो चार्ज होता है वो +2 होता है। +2 इसका चार्ज इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके पास प्रोटॉन नंबर 2 होते हैं, और जो आपके पास प्रोटॉन नंबर आ रहे होते हैं, प्रोटॉन नंबर का जो पावर चार्ज होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसलिए आपके पास +2 आ जाता है। और इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, बिकॉज ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। और जो इसका आपके पास चार्ज है वो 0 होता है। स्पीड इसकी सबसे स्लो होती है अल्फ़ा की, इसकी सबसे फास्ट होती है गैमा की। आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, सबसे कम गैमा की होती है। व्हाट इज़ मेंट बाय एन आयोनाइजिंग एबिलिटी, तो ये देख लो, एबिलिटी टू फॉर्म आयंस, एबिलिटी टू form ions is ionization. Basically lose, gain electrons. Basically the ability to lose and gain electrons is known as ions. और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाती है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर ये होती है कि अगर हम रेस को शूट करें तो वो मेटल के थ्रू पास कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, वो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकती हैं कि नहीं जा सकती। तो जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे कम अल्फ़ा में होती है। मतलब अल्फ़ा को अगर आप पीस ऑफ पेपर भी यहाँ पे ले रहे हो ना, तो एक पीस ऑफ पेपर, सिंपल सा जो पीस ऑफ पेपर होगा, वो अल्फ़ा की रेडिएशन को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका है, क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल आ जाता है। बीटा पार्टिकल के लिए आपको एल्यूमिनियम चाहिए होता है उसे रोकने के लिए। और जो गैमा रे होता है, इसकी पेनिट्रेशन और भी ज़्यादा हाई होती है, तो इसको रोकने के लिए आपको लेड चाहिए होता है, जो मेटल होता है प्रॉपर आपके पास, तो वो लेड से स्टॉप होता है। तो ये जो टेबल है ना, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं। तो एवरीथिंग इन दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस मस्ट बी नोन बाई यू। तो ये चीज़ें थी अंडरस्टैंडिंग वाली नहीं थी यहाँ पे, इट वॉज मोर अबाउट मेमोराइजिंग ऑल। तो ये मेमोराइजिंग वाला थोड़ा सा टेबल है। कोई अगर इसमें से कन्फ्यूजन हो तो मुझे स्टिल बताओ, मैं करवा देता हूँ आगे। अच्छा, अब आप लोग, सर ये सिंबल दोबारा, सिंबल को एक बारी कर सकते हैं गो थ्रू दोबारा? अच्छा सिंबल्स को, सिंबल्स में क्या है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास आ रहा है ना, उसका सिंबल बेसिकली ये होता है। और ऊपर आपके पास 4 आ जाता है, नीचे 2 आ जाता है। मतलब जो न्यूक्लॉन नंबर है वो 4 है, प्रोटॉन नंबर 2 है। और जो बीटा पार्टिकल है उसका आपके पास ये बी की तरह ही होता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर माइनस में है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे प्लस में है तो आपके पास प्रोटॉन है। और जो गैमा गैमा आपके पास आ रहा है, गैमा का बेसिकली जो सिंबल होता है वो इस तरह का कुछ होता है। ये आपके पास गैमा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बस छोटे छोटे सिंबल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए अगर हमने इन्हें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हादी इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद ना आप लोग के पास आता है एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, गीगर म्यूलर्स एक्सपेरिमेंट। इसको देख लेते हैं कि व्हाट्स अ गीगर म्यूलर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना आपके पास, कुछ इस तरह का यहाँ पे लग रहा होता है। इस तरह का आपके पास ये एक्सपेरिमेंट होता है। और ये एक्सपेरिमेंट ज़रूरी की होता है। वी एक्चुअली यूज़ दिस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट कि हमारे पास कोई भी, अगर आपके पास रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, तो आपने फाइंड करना है कि इसके अंदर से कौन सी रेडिएशन निकल रही है। क्या इसके अंदर गैमा रेडिएशन प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर बीटा रेडिएशन प्रेजेंट है, क्या इसके अंदर अल्फा रेडिएशन प्रेजेंट है। तो कोई भी, लेट सपोज आपके पास एक ना, लेट से ये मैं कह देता हूँ कि आपके पास ये पीस ऑफ स्टोन है, आपने फाइंड करना है कि क्या इसके अंदर आपके पास अल्फ़ा रेडिएशन है, क्या इसके अंदर गैमा रेडिएशन है,
या क्या इसके अंदर आपके पास आ रही हैं बीटा रेडिएशन है। तो अगर ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है ना यहाँ पे, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप GM ट्यूब का यहाँ पे यूज़ करते हो। और किस तरह ये हम बेसिकली फाइंड करते हैं, यू विल फाइंड अबाउट दिस राइट नाउ। तो ये पर्पज़ यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कोई भी आपके पास सोर्स हो, आपने देखना है कि इसके अंदर से कौन सी रेडिएशन निकल रही है, उसके लिए आपके पास ये यूज़ होता है। अब होता क्या है, प्रोसेस समझना है यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपके पास GM ट्यूब होती है, गीगर म्यूलर्स ट्यूब, विच इज़ कनेक्टेड टू अ काउंट रेट मीटर। ये क्या कर रहा होता है, काउंट रेट को मेजर कर रहा होता है। काउंट रेट आपके पास बेसिकली क्या होता है कि कितनी रेडिएशन पर मिनट या पर टाइम आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, तो ये काउंट रेट होता है आपके पास। और आपने क्या कर दिया, इस GM ट्यूब के बिल्कुल साथ ही आपने क्या चीज़ रख ली है, आपने यहाँ पे एक सोर्स रख लिया है। और ये सोर्स क्या करेगा, जाहिर सी बात है, इस सोर्स के अंदर से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन यहाँ पे निकल रही हैं। तो जैसी वो रेडिएशन यहाँ पे जाएंगी और वो इस काउंट रेट इस मीटर के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे मीटर की जो यहाँ पे नीडल होगी, इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कितनी काउंट रेट आ रही है। अब हम करेंगे क्या, अब ये तो यहाँ पे आपके पास अभी इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है रेडिएशन आ रही हैं और एक काउंट रेट डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको पता लग गया। अब इसके अंदर बीटा पार्टिकल्स हो सकती हैं, तब भी आपके पास काउंट रेट शो होगा। अगर आपके पास अल्फा एमिशंस एमिट हो रही हैं, तब भी काउंट रेट शो होगा। अगर आपके पास गैमा रेडिएशन निकल रही है, तब भी काउंट रेट शो होगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है। काउंट रेट तो हर में शो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि किसका कितना काउंट रेट होगा, किसका कितना काउंट रेट होगा, बिकॉज काउंट रेट कैन ऑलवेज वेरी। तो क्वेश्चन अभी भी आपके पास रह जाता है कि ठीक है, आपको पता तो लग रहा है कि रेडिएशन प्रेजेंट है, लेकिन आपने ये कैसे आइडेंटिफाई करवाना है कि कौन सी रेडिएशन प्रेजेंट है। तो दैट्स द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व फ्रॉम द गीगर म्यूलर्स एक्सपेरिमेंट, कि कौन सी आपके पास आ रही है। तो ये हम किस तरह करते हैं, अब लेट सपोज आपके पास आ रही है मैं कहता हूँ कि आपके पास ना कुछ रेडिएशन इस सोर्स में से निकल रही है, और यहाँ पे रेडिएशन आपको शो हो रही है 100 काउंट पर मिनट शो हो रहा है आपको। इसका मतलब है आपको पता लगे कि कोई ना कोई इस सोर्स के अंदर से रेडिएशन निकल रही है, लेकिन अब आपने फाइंड करना है कौन सी। तो सबसे पहले आप पता क्या करोगे, ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जो हमने पेनिट्रेटिंग पावर और ये एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अगर आपने फाइंड करना है कि क्या इसके अंदर अल्फा प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर रख लो पहले, इसके दरमियान सोर्स और GM ट्यूब के दरमियान ना एक पीस ऑफ पेपर रख लो। तो जैसे ही आप यहाँ पे पीस ऑफ पेपर रखोगे ना, तो अगर आप नोटिस करते हो कि 100 से जो आपकी काउंट रेट है वो एकदम से गिर चुकी है, लेट से 20 काउंट पर मिनट पे आ गई है, तो इसका मतलब है पेपर जैसे ही आपने रखा है, तो जो आपके पास रेडिएशन है वो इसके थ्रू पास ऑन नहीं की, और रेडिएशन का जो काउंट रेट आ रहा था वो डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब कौन सी यहाँ पे रेडिएशन पड़ी होगी, अल्फा रेडिएशन होगी, क्योंकि पेपर ने अल्फा रेडिएशन को स्टॉप कर लिया। तो जो आपके पास काउंट रेट डिस्प्ले हो रही थी वो एकदम से ड्रॉप होगी। तो जैसे ही पेपर रखने पे काउंट रेट ड्रॉप होगी, आपको पता लग गया इसके अंदर डेफिनेटली कौन सी रेडिएशन थी, वो थी अल्फा रेडिएशन थी। तो ये चीज़ सबको क्लियर है, समझ आती है कि नहीं, किसी को यहाँ पे इशू हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। सफ़ान, हादी, इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब अगर लेट सपोज आप जब पेपर प्लेस करते हो, तो आपके पास, एक मिनट मुझे स्टोरेज यहाँ पे क्लियर करने दो। ओके। अच्छा, अब अगर वैसे आपने फाइंड करना हो कि यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स किस तरह एमिट हो रहे हैं, या आपके पास आयरन किस तरह एमिट हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप सिंपली वहाँ पे एल्यूमिनियम प्लेस कर दोगे या लेड प्लेस कर दोगे, क्योंकि लेड और जो एल्यूमिनियम होता है वो उनको स्टॉप करता है। तो बस ये आपने छोटे मोटे डिफरेंस है, ये आपने करने हैं याद। हम्म, अच्छा एक मिनट बस ना, मुझे वीडियोस यहाँ पे कुछ चेक करना था, मैंने डिलीट करना, वरना ये वीडियो थोड़ी सी वो हो जाएगी, रुक जाएगी बीच में। और आज हैं भी 2 लेक्चर्स, तो लेट मी जस्ट सी। अच्छा ये भी मैंने अपलोड कर दी, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। दिस कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज़ दिस शेल इज ओपन।
ठीक है चलो। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपने फाइंड करना होता कि आप पेपर यहाँ पे प्लेस करते हो और आप फाइंड आउट करते हो कि यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया काउंट रेट में, तो इसका मतलब अल्फा इज़ नॉट प्रेजेंट, डेफिनेटली नॉट। तो फिर आप पता है क्या करोगे, आप यहाँ पे प्लेस कर दो लेट से एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम प्लेस करने पे एकदम से काउंट रेट गिर जाता है, तो यस आपके पास फिर क्या हो गया, आपके पास बीटा पार्टिकल प्रेजेंट है, बिकॉज एल्यूमिनियम बीटा को रोकता है। फिर अगर आप लेट से फाइंड करते हो कि एल्यूमिनियम भी कुछ नहीं इफेक्ट कर रहा, लेकिन जैसे ही आप लेड प्लेस करते हो तो आपके पास ये काउंट रेट डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या आपके पास प्रेजेंट है, आपके पास वो प्रेजेंट है, गैमा रेडिएशन प्रेजेंट है। तो इस तरह बेसिकली आप ना जीएमटी यूज़ करते हो और इसे फाइंड करते हो। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि लेट सपोज आपके पास जब बीटा सिर्फ अल्फा से सिर्फ आ रही है रेडिएशन, तो 100 काउंट्स आ रही है आपके पास, लेकिन जैसे ही आप अल्फा को स्टॉप करते हो पेपर से तो 20 हो जाती है। तो असूलन तो आपके पास अगर आपने अल्फा रेडिएशन भी खत्म कर दी तो आपके पास तो जीरो काउंट रेट होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होता? जीरो इसलिए नहीं होता बिकॉज जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर भी बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। तो थोड़ी बहुत जो आपके पास रेडिएशन होती है ना, वो बैकग्राउंड से भी आ रही होती है, सोर्स के बगैर भी आपके पास रेडिएशन होती है। यहाँ से आप सोर्स रिमूव भी कर दो ना, तो फिर भी आपके पास काउंट रेट के अंदर कुछ 20 30 इतनी थोड़ी बहुत काउंट रेट की वैल्यू आ रही होगी, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर एंड द एयर यू ब्रीद इन, इसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी रेडिएशन प्रेजेंट होती होती है। तो ये आप कहते हो, इसको आप कहते हो बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इट्स यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रेडिएशंस प्रेजेंट। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि वो क्या करता है, इफ अच्छा पहले तो आप कह दो, पहले इससे पहले आपका एक पॉइंट आ जाएगा, सेट अप दी अपरेटस, सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन। और फिर यहाँ पे आपके पास इफ द काउंट रेट drops after placing a paper between the source and GM tube, then then the alpha radiation is definitely present, then the alpha इज प्रेजेंट। और इसी तरह आपके पास पॉइंट आ जाएगा कि अगर जो काउंट रेट होती है वो ड्रॉप करती है व्हेन एन एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट, देन आप कह दो कि उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, उसके अंदर वो प्रेजेंट है, क्या कहते हैं, बीटा प्रेजेंट है। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे गैमा के साथ आपके पास आप वो प्लेस करते हो, लेड प्लेस करते हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, आपके पास वो प्रेजेंट है, गैमा रेडिएशंस। अच्छा यहाँ पे होगा, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा। अच्छा तो ये आपके पास ना बस होता है गीगर म्यूलर्स एक्सपेरिमेंट होता है। बाकी एक मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है। बैकग्राउंड रेडिएशन, सम एटमॉस्फेयर, सम एटमॉस्फेयर, या आप कह दो यहाँ पे सम रेडिएशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, सम रेडिएशन
is already present in atmosphere. Without any सोर्स। तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशन होती है और यहाँ पे आपके पास आ जाता है गीगर म्यूलर्स एक्सपेरिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इट। और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, इसके बाद आपके पास आ जाता है यूज़ काउंटेड मेजर्ड इन काउंट्स पर सेकंड और काउंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया। बैकग्राउंड रेडिएशन भी हमने कर लिया। नो द सोर्सेज दैट मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। ये इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन की ना कुछ वो आ रही हैं आपके पास, टाइप्स आ रही हैं। तो ये मैं उसी से सिलेबस की जो शीट है ना वहीं से आप लोगों को लिखवा देता हूँ यहाँ पे ये क्या होती है। एक मिनट। अच्छा, ये जो आपके पास आ रही है ना, ये कुछ टाइप्स है बैकग्राउंड रेडिएशन की। यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन क्यों आती है, कभी बैकग्राउंड रेडिएशन प्रेजेंट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ रेडॉन गैस। रेडॉन गैस होती है एयर के अंदर, उसकी वजह से आ जाती है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि रॉक्स एंड जो बिल्डिंग्स होती है वो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने रॉक्स होते हैं, उनके वजह से ऑटोमेटिकली रेडिएशन निकल रही होती है। फूड एंड ड्रिंक से अक्सर निकल रही होती है। कॉस्मिक रेज जो होती हैं उनके अंदर से निकल रही होती है। तो ये थोड़ी सी नेचुरल आपके पास चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो क्या करती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि हाउ टू मैयर दी करेक्ट। आपके पास अब होता पता है क्या कि आपके पास जो यहाँ पे काउंट रेट आ रहा है ना गीगर मिलर्स ट्यूब के थ्रू, अब आपने यहाँ पे प्रॉपर काउंट रेट मेजर करना है। अब काउंट रेट मेजर करने में मसला आ जाता है। अब जो भी आप काउंट रेट मेजर करते हैं ना उसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास एक तो बैकग्राउंड रेडिएशन का की वैल्यू होती है थोड़ी बहुत, और एक आपके पास क्या होती है, आपके पास जो सोर्स होता है उसकी अपनी रेडिएशन की वैल्यू होती है। तो ये जो दो जब वैल्यूज कंबाइन होती है ना तो एक गलत वैल्यू यहाँ पे बना देती है। तो जो भी आपके पास सोर्स की रेडियो एक्टिविटी आ रही है किसी भी रॉक की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो आपके पास करेक्ट वैल्यू नहीं होती है काउंट रेट की, उसके अंदर बैकग्राउंड रेडिएशन इंक्लूडेड होता है। तो इसको हम करेक्टली किस तरह मेजर करते हैं कि सबसे पहले आप पता क्या करते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं रखते, और जब आप कोई भी यहाँ पे सोर्स नहीं रखते तब आप रेडिएशन फाइंड करते हो कितनी आती है। तो विदाउट एनी सोर्स जो रेडिएशन आ रही होती है ना वो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। बैकग्राउंड रेडिएशन मिल गई, अब आप क्या करते हो, सोर्स प्लेस कर देते हो। अब जो सोर्स के साथ रेडिएशन आ रही है, जो काउंट रेट आ रहा है वो भी मेजर कर लो। तो जो फिर आपके पास दो काउंट रेट आ जाएंगे, एक सोर्स के साथ आपके पास काउंट रेट आ गया, एक सोर्स के बगैर आ गया। जो सोर्स के साथ काउंट रेट आया उसको सोर्स के बगैर वाले काउंट रेट से माइनस कर दो, तो आपके पास सोर्स का अपना एक्यूरेट वो आ जाता है, रेडिएशन या काउंट रेट आ जाता है, बिकॉज आपने उसमें के अंदर से बैकग्राउंड जो रेडिएशन का जो भी काउंट था वो आपने निकाल दिया। तो ये चीज़ समझ आ रही है सबको कि नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ टू accurately measure the radiation of a source। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अगर देखो तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड द रेडिएशन विदाउट एनी रेडिएशन विदाउट एनी सोर्स। without any radiation present, this is the background radiation। या काउंट रेट कर लो, काउंट रेट भी बेसिकली रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे कह दो काउंट रेट। काउंट रेट विदाउट एनी सोर्स प्रेजेंट, दिस इज द बैकग्राउंड। दिस इज द बैकग्राउंड रेडिएशन। और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है देन फाइंड the count rate with the source
present. This contains the count rate of source प्लस बैकग्राउंड, दोनों का जो आपके पास काउंट रेट होता है ना वो होता है। तो यहाँ पे फिर आप फाइनल जो वर्ड्स हैं वो आप ये कह दो, subtract the two count rates, subtract the two count rates to find an accurate वैल्यू। तो ये आपके पास ना बस मेथड है कि जिस तरह आपने करना है, जो चीज़ मैंने समझाई ना वही एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बताओ, फिर हम इसको करते हैं आगे कवर। अच्छा, बाकी इसके अलावा हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिव डिके आ जाता है, ये हम देखते हैं अभी। हमारे पास आता है डिस्क्राइब द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस एज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इन डायरेक्शन। एक हमारे पास आती है जो आपके पास रेडिएशन होती है ना वो स्पॉन्टेनियस होती है और रैंडम इन डायरेक्शन होती है। अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी करते हैं इसमें। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है और रैंडम का क्या मतलब है। हाँ, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। तो ये है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस डिफरेंट कलर। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस का बेसिकली मतलब होता है कि आपको पता नहीं होता कि कितनी ज़्यादा रेडिएशन आ जाए, कितनी ज़्यादा आ जाए, कितनी कम आ जाए, यू डोंट नो दैट। तो यू रेडिएशन वेरी इन अमाउंट, तो ये आपके पास होता है स्पॉन्टेनियस। फिर आपके पास क्या होता है? रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस प्लस आप यहाँ पे कह दो कि एंड कह दो चलो, एंड रैंडम। रैंडम का क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है कि जो भी आपके पास रेडिएशन होती है ना वो आपको पता नहीं होता। आपके पास एक तो स्पॉन्टेनियस होती है कि वो कभी भी आकर कर सकती है, और रैंडम आपके पास होता है, बल्कि रैंडम मेरे ख्याल में मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे मिक्सअप कर दिया स्पॉन्टेनियस और रैंडम को। रैंडम का मतलब होता है साइज़ के अंदर वेरिएशन होती है, और स्पॉन्टेनियस का होता है आपके पास के रेडिएशन में वेरी इन साइज़। मुझे ये कन्फर्म करने दो बस कि यहाँ पे इसका यही होता है ना मतलब। तो लेट मी जस्ट सी। अच्छा, रैंडम का यही होता है, रैंडम सही लिख रहे थे हम। रैंडम का बस होता है कि टाइम जो होता है वो वेरी अनप्रडिक्टेबल होता है। टाइम ऑफ डिके इज अनप्रडिक्टेबल। तो ये यहाँ पे ना इसका बस मतलब होता है कि जो भी रेडिएशन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है एंड देन इट्स रैंडम। तो दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? टेबल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अब हमारे पास आता है रेडियो एक्टिव डिके। नोट दैट द रेडियो एक्टिव डिके इज द चेंज इन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस दैट कैन रिजल्ट इन एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। हाँ ठीक है, एक और यहाँ पे ना छोटी सी एक चीज़ आती है आप लोग के पास, उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ सेफ्टी प्रिकॉशंस आएंगे, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ना इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपके पास आते हैं कि आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देख लो कि इसके किस तरह आ रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स, या डीके प्रोसेस कर लो, इसको डीके प्रोसेस इसका नाम दे देते हैं, प्रोसेस ऑफ डीके। तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे आता है ना, सबसे पहले आपके पास आ जाता है यहाँ पे अल्फ़ा।
जो कि आपके पास इस तरह का होता है, ऊपर आपके पास 4 आ रहा था, नीचे 2 आ रहा था। अब यहाँ पे लेट सपोज इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है कि लेट सपोज आपके पास ये एक एटम है एक्स है, और इसके ऊपर इसके जो ऊपर चार्ज आ रहा है वो एन आ रहा है, नीचे पी आ रहा है। तो अगर ये अल्फ़ा डिके होता है, इसका ये अल्फ़ा के थ्रू पास करता है, तो फिर जो इसका यहाँ पे आंसर आता है, इसका आंसर क्या होता है कि जो भी आपके पास एक्स होता है उसके अंदर जो एन लगा होता है वो -4 हो जाता है, उसके अंदर से 4 जो न्यूक्लॉन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और इसी तरह प्रोटॉन्स बाई 2 रिड्यूस हो जाते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं ना यहाँ पे नंबर, उतने नंबर से इसके जो आपके पास छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह इसको इफेक्ट होता है। तो लेट से यहाँ पे फिर इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास वो बन जाएगा दोबारा से आपके पास एक प्रोटॉन बन जाएगा, और इसके अंदर आपके पास अगर n-4 हो गया, p-2 हो गया, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बनता था आई थिंक। यहाँ पे आपके पास एक प्रोटॉन हीलियम हीलियम या प्रोटॉन बनता था 4 और 2 का इस तरह करके कुछ होता था। लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे क्या होता था। ठीक है, इसी तरह ही होता था आपके पास, दोबारा से जो अल्फ़ा है ना वो दोबारा बन जाता है यहाँ पे। हाँ, वही अल्फ़ा जो होता है ना, अल्फ़ा ही आपके पास यहाँ पे दोबारा बन जाता है। तो ये इसका ना सिंपल सा इसकी वो होती है, स्टेटमेंट है इसकी। अब यहाँ पे इसको अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन में करना हो, तो लेट सपोज आपके पास एक आ रहा है एटम एक्स, ऊपर 20 है, नीचे आपके पास आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये रिएक्ट करता है अल्फ़ा के साथ। तो अब आपने बताना है अब इसका जो यहाँ पे रिएक्शन है वो किस तरह होगा। तो यहाँ पे ऊपर वाली अगर हम स्टेटमेंट देखें तो जो x है, x क्या हो जाएगा 20-4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और 10-2 यहाँ पे 8 आ जाएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल दोबारा यहाँ पे बन जाएगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट, ये आपके पास अल्फ़ा डीके है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को आप कहते हो अल्फ़ा डीके। तो कभी भी आपके पास अल्फ़ा डीके हो ना, तो आपका जो पार्टिकल होता है वो इस तरह करके क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको क्लियर है, समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो बताओ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बीटा डिके आ जाता है। तो बीटा डिके में हमारे पास क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स एन आता है, पी आता है, इसमें माइनस की जगह ऑपोजिट सीन होता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे ना प्लस हो जाता है, जो आपके पास ऊपर प्रोटॉन नंबर आ रहा था वो प्लस हो जाता है। और यहाँ पे बल्कि नीचे से ना ये प्लस होता है, ऊपर नीचे आपके पास मेरे ख्याल में ज़ीरो ही आता है। हाँ, नीचे आपके पास -1 आ रहा है, ऊपर आपके पास ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे -1 होता है और ऊपर ज़ीरो होता है, एंड देन ये क्या बन जाता है, यहाँ पे ये एन ही रहता है, और ये जो होता है n+0 हो जाता है बेसिकली, बल्कि n+0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास p+1 हो जाएगा, एंड देन दिस शुड बी इक्वल्स टू b। ये आपके पास अल्फ़ा दोबारा ही बन जाएगा। हाँ, और यहाँ पे बस डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे +1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इसकी भी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देख लें, तो इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास x है, 20 है, 10 है, ये रिएक्ट करता है बीटा पार्टिकल के साथ। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, तो ये फाइनली फिर क्या बन जाता है, ये इसके प्रोटॉन नंबर ऐड हो जाएंगे। ऊपर 20 आ रहा है, नीचे आपके पास 11 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बीटा पार्टिकल, एंड देन ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे आपके पास +1 आ जाएगा। तो ये आपके पास ना वो बीटा डीके होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी सबको क्लियर है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। कभी भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए आपने इसी तरह उसको सॉल्व करना है, दिस वुड बी योर बीटा डीके। तो ये मुझे कंफर्म कर दो इफ दिस इज क्लियर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आई थिंक हाफ लाइफ आ रही है फाइनली। अच्छा, हाफ लाइफ से भी पहले फिजन और हमारे पास फ्यूजन आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन एंड देन फ्यूजन। न्यूक्लियर आपके पास होता है यहाँ पे फिजन। अच्छा, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, आपके पास एक प्रोसेस होता है जिससे आपके पास जो एक बड़ा एटम होता है ना वो आपके पास ब्रेक डाउन कर जाता है दो छोटे छोटे एटम्स में। ये आपके पास x है, ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा x2। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेसिकली होता है न्यूक्लियर फिजन होता है। तो आप यहाँ पे कह दो कि स्प्लिटिंग ऑफ
splitting of a bigger nuclei into two smaller atoms, into two smaller nuclei is called nuclear fission. और ये कहाँ पे होता है? ये आपके पास हो रहा होता है जो आपकी न्यूक्लियर पावर स्टेशन होती है ना, उनके अंदर हो रहा होता है। तो ये यहाँ पे इसकी आप एग्जांपल दे सकते हो, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। और इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन आ जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? उल्टा प्रोसेस होता है। दो आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, x1 और x2 होते हैं। वो मिलके क्या बना देते हैं? वो मिलके आपके पास बना देते हैं x बना देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ये एक पार्टिकल बन जाता है इसका। और इसमें यहाँ पे आप कह सकते हो कि जॉइनिंग ऑफ टू स्मॉलर atoms into a bigger one, into a bigger nucleus कर लो, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये जो प्रोसेस होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन में नॉर्मली नहीं होता। ऑल्दो वैसे अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिस तरह हम आगे आगे जाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने, इंसानों ने तरीका बना ही लिया कि वो यहाँ पर भी यूज़ कर लें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी यूज़ कर लें। तो दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट। और हर चीज़ पॉसिबल हो ही जाती है। इंसान हर चीज़ का जो जुगाड़ होता है, हर चीज़ का जो सोल्यूशन होता है, वो निकाल ही लेता है किसी तरह। तो इन इसका भी जो न्यूक्लियर फ्यूजन का भी जो यहाँ पे तरीका है, जो सोल्यूशन है, वो निकाल ही लिया हुआ है हम लोगों ने आजकल। लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो थोड़ी सी पीछे है। तो आप लोगों ने बस ये याद करना है कि जो प्रोसेस होता है नॉर्मली कहाँ पे टेक प्लेस करता है? सन के अंदर टेक प्लेस करता है। सन के अलावा ये कहीं और नहीं टेक प्लेस करता। तो जो सन के अंदर प्रोसेस हो रहा था वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो आपके पावर स्टेशन के अंदर हो रहा था, जो कि ह्यूमंस यूज़ कर रहे थे। तो ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों के पास ना एक हाफ लाइफ आती है। हाफ लाइफ इज़ योर लास्ट कॉन्सेप्ट। और हाफ लाइफ आती थी, सेफ्टी प्रिकॉशंस आते हैं। उतनी देर तक आप लोग ऐसा करो, क्या टाइम हो रहा है? 7:11 हो रहे हैं यहाँ पे। 7:20 तक ना आप लोग ब्रेक ले लो, एंड देन आई स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। उसके बाद मेरे ख्याल में आपकी फिर 40 मिनट्स रह जाएंगे। तो उन 40 मिनट्स में हम रेडियो एक्टिविटी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 8 मिनट्स की अभी ब्रेक ले लो, एंड देन विल सी। सर वैसे आप स्पेस पे कैसे गए? स्पेस पे यार हम एनडी की चल रही है आदि, हमारे पास फिजिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा। वैसे वो कुछ बच्चों के थे, मॉक एग्जाम्स आ रहे थे, तो उनको भी देखना था, इसलिए मैं आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा हूँ। लेकिन वैसे भी इसके अलावा ना राइट। हमारे पास इतने ना चैप्टर्स रह नहीं गए हैं। हमारे पास पता क्या रह गया? हमारे पास रह गया है एक स्पेस रह गया। ये स्पेस नहीं है बाय द वे, ये रेडियो एक्टिविटी है। स्पेस अभी अलग है, स्पेस हाँ सर, वो अपना क्या कहते हैं, ये तो केमिस्ट्री है नीरी। हाँ ये थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है। वैसे फिजिक्स का हमारा क्या चीज़ रह गई है? थर्मल रह गया हमारा। थर्मल तो बहुत ही आसान चैप्टर है, वो तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। उसमें से बस फार्मूला दो आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। वो फार्मूला अगर आपको आते हैं तो इट्स एज गुड एज कवर्ड, बिकॉज केमिस्ट्री सबने पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री सबको आती है। तो थर्मल पे आसान ही हमारे पास चीज़ें होंगी। और थर्मल को आसान कर दिया इन लोगों ने। पहले मुश्किल होता था थर्मल, जब ज़्यादा फार्मूलाज होते थे और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते थे, बट नाउ इट्स प्रीटी ईजी। और इसके अलावा वेव्स रह गया आप लोगों को। वेव्स इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रह गया, एंड देन स्पेस रह गया, मैग्नेटिज्म रह गया। मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होगा। फिर जो आपके पास वो है, क्या कहते हैं, वेव्स है, वो लेंथी चैप्टर है। इसके अलावा तो फिजिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड है आप लोगों का। होपफुली बाय द एंड ऑफ द फेब्रुअरी आप लोगों का सिलेबस भी खत्म है इंशाल्लाह। फिर हम ईयरलीज और पास्ट पेपर शुरू कर देंगे। बेस्ट है।
ओके। अच्छा, मुझे सब कंफर्म कर दो कि क्या सारे अभी यहीं पर ही हैं ऑन देयर स्क्रीन्स। कोई इमोजी भेज दो मुझे। Hadi, are you here as well? हादी यहीं पर हो? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि व्हाट्स हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ होती क्या है कि कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव मटीरियल हो और अगर उसके अंदर लेट से उसके अंदर ना आपके पास रेडिएशन आ रही है 100, या उसके अंदर आपके पास ना इस तरह का एक मटेरियल है और इसका जो मैस आ रहा है ना वो 100 मैस आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद इतनी रेडिएशन इसके अंदर से निकल चुकी है कि इसका जो मैस बन गया वो कितना बन गया, 50 मैस बन गया। तो जितने टाइम में इसका मैस हाफ हुआ है उस टाइम को आप पता है क्या कहते हो, उस टाइम को आप कहते हो कि दैट्स योर हाफ लाइफ। तो जितने टाइम में ये जो मैस है इसका वो 100 से 50 में रिड्यूस हो गया ना, उतना टाइम आपके पास क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। तो दिस इज द टाइम दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये छोटी सी एग्जांपल से सबको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट इसका। तो ये चीज़ समझ आई है कि नहीं आई, इसमें मुझे जल्दी से बताओ। बस बेसिकली कोई भी आपके पास मटेरियल हो और उसका जो content है। सर आपकी आवाज़ नहीं। सर आपका जो माइक, सर आपका माइक सही नहीं चल रहा। अच्छा, कुछ पूछना तो नहीं था किसी ने? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके। अच्छा, तो हाफ लाइफ की हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो हमारे पास क्या होती थी कि टाइम टेकन फॉर दी mass of a substance to reduce by हाफ। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है हाफ लाइफ होता है। अब जो हाफ लाइफ है ना आपके पास, हाफ लाइफ का आपके पास डिफरेंट यहाँ पे फार्मूलाज होते हैं, लेकिन आप लोगों के पास ना फार्मूला हाफ लाइफ का वैसे कुछ होता नहीं। जो मोस्टली टीचर्स होते हैं दे डोंट इवन गिव यू अ फार्मूला फॉर हाफ लाइफ। आप लोग को हाफ लाइफ क्या करना होता है, आप लोग को अपनी मर्जी से हाफ लाइफ कैलकुलेट करना होता है। आप लोग को थोड़ी सी लॉजिक लगानी होती है, रीजनिंग लगानी होती है, एंड देन यू कैलकुलेट हाफ लाइफ। बट व्हाट आई डू इज आई गिव स्टूडेंट्स अ फार्मूला। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये फार्मूला यूज़ करो। दिस इज द फार्मूला दैट आई बीन यूजिंग इन डूइंग माई हाफ लाइफ क्वेश्चन एज वेल। बिकॉज मैं नोटिस करता था कि जब भी बच्चे हाफ लाइफ के क्वेश्चन कर रहे होते ना कभी वो कोई ना कोई छोटी छोटी से छोटी वो मिस्टेक कर ही देते थे। अब ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा आप टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा आप लोगों को इस पे यूज टू होने में टाइम लगेगा। बिकॉज सारे के सारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो कोई भी टीचर फार्मूला करवाता ही नहीं है।
और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको फार्मूला करवा रहा हूँ तो फार्मूला के आपको मार्क्स मिलेंगे या कोई टीचर आपको ऑब्जेक्ट करेगा। कोई भी टीचर आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर सका, बिकॉज मेरा जो फिजिक्स का ओ लेवल्स का पेपर था ना, मैंने खुद जितने भी हाफ लाइफ के क्वेश्चंस किए मैंने इसी से किए हैं। तो कोई भी जो टीचर है वो आपको ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकता इस बात पे। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आप लोगों ने यूज़ करना है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर ये फार्मूले की प्रैक्टिस आप लोगों की सही होगी है ना, तो यू विल नेवर एवर गेट हाफ लाइफ रॉन्ग, बिकॉज ये बहुत आसान तरीका है। बस आपने समझना है इस फार्मूला कि वो है क्या, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको यूज़ किस तरह करना है और हर चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा समझ लो, फिर इट विल गेट वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो ये जो फार्मूला है ना आपके पास, ये आपके पास 3 पार्ट्स में 3 पार्ट का फार्मूला है। तो ये 3 पार्ट का फार्मूला दैट विल हैव टू रिमेंबर, और बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ना इस फार्मूला का, वो आपके पास आ जाता है यहाँ पे y इक्वल्स टू, सबसे पहले आपके पास आ जाता है y। y क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? y बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट। तो इसमें हम कह सकते हैं मटीरियल अच्छा सर, हम यहाँ पे बात कर रहे थे हाफ लाइफ के फार्मूले के ऊपर। अब ये जो फार्मूला है ना यहाँ पे हाफ लाइफ का, मोस्ट जो टीचर्स होते हैं वो आपको हाफ लाइफ का फार्मूला करवाते भी नहीं है, बल्कि कोई भी टीचर करवाता नहीं है आजकल हाफ लाइफ का फार्मूला। इवन जो मेरे भी टीचर्स थे, मेरे भी किसी भी टीचर ने मुझे हाफ लाइफ का फार्मूला नहीं करवाया था। दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली फाउंड आउट अबाउट ऑन द इंटरनेट, और तब से मैंने यही वाला फार्मूला यूज़ किया। इवन अपने ए लेवल्स में मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ओ लेवल्स में भी ये वाला किया था, और अब मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तब भी मैं बच्चों को ये वाला फार्मूला करवाता हूँ। अब बच्चों को शुरू शुरू में मसला ज़रूर आता है फार्मूला अडॉप्ट करने में, बिकॉज पूरी जो भी उन्होंने शुरू से कॉन्सेप्ट किया हुआ है, कोई भी टीचर उनको फार्मूला करवाता नहीं, और ये फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन वंस यू गेट दिस फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला सही तरह समझ आ जाता है, इसको अप्लाई करना आ जाता है, तो आई कैन गारंटी कि आपके जितने भी हाफ लाइफ के क्वेश्चन है वो हमेशा हमेशा करेक्ट होंगे। 100% इसकी सक्सेस की गारंटी है इसके साथ। तो ये वाला जो फार्मूला है समझ लो कि ये वाला फार्मूला होता है कि क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, तो आप लोग की थोड़ा सा ना पिक्चर डेवलप हो जाएगी। और कोशिश करना जितने भी आपके हाफ लाइफ के क्वेश्चन है इस फार्मूला से करना, बाय द एंड ऑफ योर फिजिक्स एग्जाम्स योर हाफ लाइफ क्वेश्चन विल बिकम लाइक अ वॉक इन द पार्क। तो ये वाला फार्मूला बस थोड़ी से मेरे थोड़ी देर ना लगा के फार्मूला समझ लो। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इस फार्मूला के तीनों पार्ट्स में समझाता हूँ। सबसे पहले आपके पास आता है y इक्वल्स टू मटीरियल और रेडियो एक्टिव, या आप कह दो मटीरियल या काउंट रह दो, काउंट लेफ्ट ओवर, नीचे आपके पास आ जाता है मटीरियल काउंट, जो आपके पास टोटल होता है, इसको आप कह दो कि बिफोर कह दो, बिफोर कह दो या टोटल कह दो, या टोटल कह दो, चलो टोटल। तो सबसे पहला जो फार्मूला आपके पास ये होता है। अब लेट से उसने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक आपके पास मटेरियल था, उसका जो पहले काउंट रेट आ रहा था वो उसका इतना आ रहा था, फिर बाद में उसका जो काउंट रेट है वो कितना हो गया, 50 हो गया। तो जो आपके पास काउंट रेट लेफ्ट हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 100 आ जाएगा, तो 50/100 होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इज जो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज मोर, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो इसमें ये एक हिंट याद भी कर लो, अगर कोई वैल्यूज उसने दी हो मटेरियल लेफ्ट की, कंटेंट लेफ्ट की, मैथ्स लेफ्ट की, इसमें इवन मैथ्स भी आ सकता है आपके साथ, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर स्लैश डाला, क्योंकि इसमें काउंट के साथ मटेरियल आ सकता है, मैथ्स आ सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर्मूले का। अब सेकेंड पार्ट जो आता है फॉर्मूले का, वो आपके पास होता है y इक्वल्स टू 1/2 n। अब यहाँ पे जो आपके पास ये n है, n तो बेसिकली आपके पास बस पावर ही आ रही है, इसमें n का यहाँ पे ना n आप कह सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे n है ना, n बेसिकली आपके पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि कितनी हाफ लाइफ्स आपके पास आ रही हैं, कि कितनी एक ऑब्जेक्ट की हाफ लाइफ्स है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। और जो y है, y ऊपर वाला सेम आ रहा है आपके पास, तो y से आप प्लेस करते, तो ये सेकंड पार्ट था इस फार्मूले का। अब थर्ड और फाइनल पार्ट इस फार्मूले का क्या है कि आपके पास जो हाफ लाइफ है जिसको आप t1/2 से रिप्रेजेंट करते हो, वो किसके इक्वल्स टू आ रही है, वो आपके पास इक्वल्स टू आ रही है t/n के इक्वल्स टू आ रही है।
यहाँ पर जो आपके पास T1/2 है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये आपके पास हाफ लाइफ है, तो दिस इज़ योर हाफ लाइफ। और फिर ये जो टी आ रहा है आपके पास, टी आपके पास क्या है? आपके पास बेसिकली टाइम है कि कितनी देर में आपके पास ये हाफ लाइफ हो रही है। और फिर आपके पास ये आ रहा है एन आ रहा है, एन आपके पास ऊपर आपने कर लिया था, एन आपके पास सेम चीज़ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये आपके पास एक 3 पार्ट फार्मूला है टू कैलकुलेट हाफ लाइफ्स। अब इसको करना किस तरह इम्प्लीमेंट, ये मैं अभी बताता हूँ। अभी तो सारी सी बात है, आप लोगों ने पहली दफ़ा मेरे ख्याल में अपनी पूरी लाइफ में फार्मूला देखा होगा, तो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर नाउ। बट जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस बैक, और आप लोग को पता लग जाएगा किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड, वैसे मैं बच्चों को ये भी कहता हूँ, कुछ बच्चे थे लास्ट टर्म में जिन्होंने ये वाला फार्मूला किया था, कुछ बच्चों थे जिन्होंने नहीं किया था। तो अगर आपको अपना जो मेथड है हाफ लाइफ फाइंड करने का, अभी अगर आपको लगता है कि आपका हाफ लाइफ मेथड जो फाइंड करने का तरीका है वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्टिक विद इट। यहाँ पे कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपने ये वाला फार्मूला करना है, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप लोग यही वाला फार्मूला अडॉप्ट कर लो। बिकॉज शुरू शुरू में ज़रूर मुश्किल लगेगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट हाफ लाइफ के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ना, वो इतने ईजी हो जाएंगे कि आप आराम से उनको सॉल्व कर लोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वाले फार्मूले को ज़रूर देखना। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ एंड देन विल हैव डू सम प्रैक्टिस। और मेजरली इस रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में ना हाफ लाइफ ही है। हाफ लाइफ अगर आपको समझ आ गई ना, तो रेडियो एक्टिविटी आसानी से हो जाएगी आपकी, कोई मसला है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो ज़्यादा मसला आता ही हाफ लाइफ पे है बच्चों को, और हाफ लाइफ के लिए माई सोल्यूशन इज़ दिस फार्मूला। तो इसको देख लेते हैं हम अभी। अच्छा, अजान हो जाए एंड देन विल कंटिन्यू। ओके अच्छा, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वो क्या कह रहे हैं? अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूसेस अ काउंट रेट ऑफ 10,000 काउंट्स पर मिनट, द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 1 डे। तो वो कह रहे हैं एक आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि एक काउंट रेट प्रोड्यूस करता है 10,000 पर मिनट। तो ये जो आपके पास आ रहा है ना, जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपके पास टोटल काउंट रेट आ रहा है इसका। जो आपके पास बेसिकली ये आ रहा है ना, मटीरियल टोटल काउंट रेट, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? टोटल काउंट रेट आ रहा है। अब वो कह रहा है दी हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटॉप इज़ 1 डे। तो हाफ लाइफ उसने आपको प्रोवाइड कर दी, मतलब जो T1/2 की वैल्यू है हाफ लाइफ, वो कितनी आ गई? वो 1 डे आ गई। तो हाफ लाइफ की वैल्यू आपको पता लगी।